तो वाष्प दाब ज्यादा तो कम मेहनत, क्वथनांक कम। वाष्प दाब कम तो ज्यादा मेहनत, क्वथनांक ज्यादा। तो वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना। जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा उतना कम उसका क्वथनांक होगा, क्योंकि उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने में या बाह्य दाब के बराबर ले जाने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। विलियन का बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में आता है। पहले ए उबलेगा, फिर बी उबलेगा, या फिर पहले बी उबलेगा फिर ए उबलेगा। दोनों की वाष्प धीरे धीरे बनेगी, फिर दोनों पूरे उड़ जाएंगे। क्या हम इस प्रिंसिपल को प्रभाजी आसवन में यूज नहीं करते? ए बी का बल ज्यादा प्रबल है, मतलब बाद में आकर्षण ज्यादा मजबूत हो गए। तो अगर बाद में आकर्षण ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वाष्पन कम होगा। बाद में आकर्षण अगर ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो वाष्प में बढ़िया से नहीं बदल पाएगा, वाष्पन कम होगा। हेलो। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो ठीक है, सब सही है, स्टार्ट करें। अच्छा दोस्तों, तो कल का रिवीजन करके आए हैं क्या? सवाल बनाया वापस से, बन गया? अब तो अटकने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं, उसी सवाल से आगे बढ़ते हैं। ये सवाल था, मतलब इसमें हमने ये देखा था कि 37 से कम प्रेशर होगा तो पूरा वाष्पन हो चुका होगा। 50 से ज्यादा प्रेशर होगा तो पूरा विलियन होगा। 50 से कम प्रेशर पे दोनों होंगे, सॉरी, हाँ ठीक है, 50 से कम प्रेशर पे दोनों होंगे और 37 से ज्यादा प्रेशर पे दोनों होंगे। तो 37 से 50 के बीच की रेंज रहेगी, मोटे मोटे तौर पे। ये हम कल की क्लास में सीख रहे थे। अब हम आदर्श गैस, आदर्श विलयन के लिए एक ग्राफ बना रहे हैं। उस ग्राफ को ध्यान से सीखना और समझना, इसी सवाल पे बेस है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। हम इस तरफ, इस एक्सिस पर प्रेशर ले रहे हैं और इस एक्सिस पर संगठन ले रहे हैं। संगठन समझते हो? कंपोजिशन। सर कंपोजिशन को सिंपल भाषा में बोलें तो कंपोजिशन का मतलब सिंपल भाषा में होता है मोल अंश। तो इस एक्सिस पे हम मोल अंश लेंगे, इस पे मोल अंश लेंगे, इस पे प्रेशर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। यहां पे जो ग्राफ बनता है ना, ये ग्राफ कैसा बनता है? मान लो इस पॉइंट पे केवल एक्स ए है, एक्स भी है ही नहीं। ये जो पॉइंट है इस पे केवल एक्स है, एक्स भी इस पे है ही नहीं। और इस पॉइंट पे मान लो केवल एक्स ए, एक्स बी है, और इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्स ए वन है, ये टोटल प्रेशर की लाइन है जो आई थी। टोटल प्रेशर का जो ग्राफ है वो ऐसा क्यों आया था, मतलब ऐसे इस तरीके से क्यों आया था? जैसे ये पी ए है, इस पॉइंट पे पी बी नॉट है, ग्राफ ऐसा क्यों आया था? ये टोटल प्रेशर का ग्राफ बनाया है मैंने,
ये ग्राफ ऐसा क्यों आया था? सोचा आपने इसके बारे में कभी? ग्राफ ऐसा ही क्यों आया था? कुछ याद है? मैंने वो वाला ग्राफ नहीं बनाया जो कल सिखाया था, वो ऐसा था, वो ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर, वो नहीं बनाई मैंने। ये टोटल प्रेशर ही बनाया मैंने आपके सामने, केवल टोटल प्रेशर। अच्छा, राउल्ट का नियम बताओ क्या कहता है? ऐसे बोलता है? अच्छा, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है? 1 के। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो वैसे वैसे कौन बढ़ रहा है? एक्स बी बढ़ रहा है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए घट रहा है ना, एक्स ए के हिसाब से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पुट करते हैं वैल्यू, तो पी टोटल बराबर पी वन नॉट एक्स ए प्लस पी टू नॉट ए बी ले लो, क्या है उसमें, ए बी नॉट एक्स बी एक्स बी एक्स बी, क्या फर्क पड़ता है? 1 को ए ले लो, 2 को बी ले लो, है ना। अच्छा, एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख लो, ये हो गया पी टोटल बराबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी नॉट, सही है, देख लो, थोड़ा जल्दी कर दिया और तो क्या है। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स से कॉमन निकाल लिया, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है साहब, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो एक्स एक्सिस पे एक्स से है, हाँ सही है, एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक्स से चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक्स है मतलब बेसिक भाषा में, सी की जगह पी बी नॉट, अच्छा यार मैंने उल्टा कर दिया, इस एक्सिस पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, यहाँ एक्स बी 1 है, एक्स बी 0 है, तो यहाँ पे एक्स ए 0 है, तो इस एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं तो एक्स बी बढ़ रहा है, तो मुझे एक्स बी के टर्म्स में लिखना चाहिए था। ओके ओके ओके, तो एक्स ए बराबर लिखना पड़ेगा 1 माइनस एक्स बी, चलो, तो पी टोटल बराबर पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी बराबर, इसकी जगह रखोगे तो पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, पी ए नॉट माइनस एक्स बी कॉमन आ जाएगा, पी बी प्लस का है पी ए माइनस का है, पी बी नॉट माइनस पी ए, क्या बोले, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है ना। कुछ बच्चे तो पीछे बैठ के सोच रहे होंगे सर ये करना क्या चाहते हैं आखिर, चल क्या रहा है इनके दिमाग में, आखिर कहना क्या चाहते हो। इसको पी बी नॉट लिख रहा हूँ माइनस पी ए इंटू एक्स बी, अब ठीक लग रहा है। अच्छा अभी एक बात बताओ, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो,
अब सही है ना? ओके, एक्स एक्सिस पे है एक्स बी, तो एक्स बी बढ़ रहा है। जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो तो एक्स बी का मान बढ़ रहा है, तो सही है, इधर बढ़ती हुई वैल्यू है, इधर देखते हैं कौन सी वैल्यू आ रही है। तो वाई एक्सिस पे टोटल प्रेशर है, ठीक है। एक्स सी जो है इंटरसेप्ट, जहाँ से ग्राफ शुरू होता है वो किसके बराबर है? पी ए नॉट के बराबर है। जहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है वो पी ए नॉट के बराबर है, ठीक है। और जहाँ पे स्लोप है पी बी नॉट माइनस पी ए, तो पी बी नॉट छोटा लिया है अपन ने, पी ए नॉट ज़्यादा है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा, तो स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। यही अगर बी ज़्यादा वाष्पशील हुआ तो पी बी नॉट ऊपर होगा तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही है, मतलब इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा आ रहा है। अच्छा, यही ग्राफ अगर अपन थोड़ा दिमाग लगा करके वाष्प प्रावस्था के लिए बनाए तो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? यहाँ पे आपने प्रेशर और एक्स सी और एक्स बी का बीच का ग्राफ खींचा है तो वो ऐसा आया है। अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बनाऊं, यहां देखते हैं, यहाँ जो टोटल प्रेशर वर्सेस वाई ए या वाई बी हो, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन आएगा? ये मेरा सवाल है। ऐसे मेरी शक्ल मत देखो, मैंने फॉर्मूला बनाया, प्रॉपर तरीके से किया, तुम भी थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से करने की कोशिश करो कि टोटल प्रेशर वाई ए वाई बी इनमें क्या कनेक्शन है। उस कनेक्शन को देख करके सोचो कि ग्राफ कैसा बनेगा। उस कनेक्शन को देख करके सोचो ना, ऐसे हवा में बात थोड़ी कर सकते हैं। कुल दाब वाई ए वाई बी का फॉर्मूला चेक करो जाके, जैसे एक्स से एक्स बी और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला ये था, तो मैंने इसके हिसाब से सोचा, तुम वाई ए वाई बी के हिसाब से सोच के देखो। दिमाग पे जोर डालना चाहिए कभी कभी ना। और थोड़ा जल्दी सोचना, क्योंकि मुझे टॉपिक भी फिनिश करना है और आज मेरा एक अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के साथ, लगभग 40-45 मिनट्स बाद में। तो जल्दी से सोच के मुझे हाथ ऊपर कर देना, तो पूछ लूंगा क्या तुम्हारा दिमाग। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। कितने कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन आएगा? कितने कह रहे हैं नहीं आएगा? वाह भाई वाह, क्या बात है। इसका फॉर्मूला याद है कि भूल गए थे? फॉर्मूला याद रहता है थोड़ा बहुत, कल की क्लास का पढ़ा हुआ याद रहता है? वन अपॉन पी और एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कन्वर्ट भी करोगे, कंपेयर करोगे, बाद में वाई बी की जगह वन माइनस वाई रख के करोगे, तो भी वन अपॉन पी के बीच का और एक्स से वाई वाई बी के बीच का ग्राफ आ सकता है। बाकी पी और वाई वाई बी का बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। समझ में आई बात? सोचा, दिमाग इतना मतलब समय दे दिया फिर भी नहीं सोच पाया तुम्हें। तो पी तथा वाई ए वाई बी का ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा आता है। अब सब लोग लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, समझना एकदम शुरू कर देंगे। इस प्रेशर, जैसे अपन बात करें एकदम सेंटर की, एकदम सेंटर की बात करें, जब एक्स सी और एक्स बी एकदम हाफ हाफ हैं, जो आप सवाल कर रहे थे ना एकदम सेंटर पे, ठीक है। अब आप ऐसे देखो, ये वो प्रेशर है जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, और प्रेशर कम करते हैं तो क्या होता है, बताओ।
जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो संघनन होता है। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी तरह से लिक्विड है, द्रव है। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी तरह से द्रव है। हेलो। प्रेशर को कम करते हैं तो क्या होता है बताओ? प्रेशर को कम करते हैं तो वाष्पन होता है। तो इस दाब से नीचे पूरी तरह से वेपर थी, मतलब वाष्प थी। अगर हम देखें तो आपके सवाल में 37.5 से नीचे पूरी तरह से वाष्प थी, तो ये था 37.5। इस पॉइंट पे तापमान कितना होगा? अब बच्चे क्या करते हैं, मैं अक्सर जब ये सवाल करवाता हूँ और इस सवाल के बाद में जब ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, अपना एक ग्राफ बनाते हैं और जितनी बुद्धि तुम लोगों में होती है तुम उतना ही करोगे, तो तुम हमेशा के लिए याद कर लेते हो कि ये वाला पॉइंट 37.5 होता है। इसीलिए मैं ग्राफ के अंदर ये लिखता ही नहीं हूँ आजकल। ऑफलाइन में जब मैं क्लास लेता था 37.5 बच्चा दिमाग में रट के चला गया। फिर जो टेस्ट वेस्ट लिए उस टेस्ट के अंदर उसने 37.5 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, क्योंकि उसने रिवीजन किया तो 37.5 याद कर लिया, जबकि मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था। तो अब केवल मुंह से बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ कि ये वो पॉइंट है जो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है अपने सवाल के हिसाब से। अब 37.5 प्रेशर, सॉरी 37.5 जो प्रेशर है उससे नीचे के प्रेशर पे क्या होगा? केवल वाष्प। और ये पॉइंट है 50 वाला कि उसके ऊपर अगर रखोगे तो लिक्विड, और इसके बीच में, मतलब इसके पूरे बीच में द्रव भी होगा और वाष्प भी होगी। मेरे पास एक तरीका और है समझाने का। ऊपर पूरी तरह से लिक्विड है, 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 यहां पहुंचे। ये वो दाब होगा जिस पर पहली बूंद, पहली बबल बनेगी। ये वो पॉइंट होगा जहां पे फर्स्ट बबल बनेगा, फर्स्ट बबल। सही है क्या? 50 याद करो, 50 50 50। 50 से ज्यादा पर तो पूरा विलियन है। 50 वो प्रेशर था जिस पर फर्स्ट बबल बनी थी। तो ये फर्स्ट बबल वाला प्रेशर है, ये फर्स्ट बबल वाला प्रेशर है। ओके एवरीवन, चलो उसके बाद ये कौन सा पॉइंट था? ये लास्ट। अब क्या होगा? बबल, इसके बाद में बबल बनना शुरू होगी, बनेगी बनेगी, सारी बबल बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। ये लास्ट ड्रॉप वाला पॉइंट है। ये वो प्रेशर था जिस पे आखिरी बूंद थी। इससे प्रेशर को कम करते ही वो आखिरी बूंद भी उड़ जाएगी। तो ये कौन सा था? 37.5 लास्ट ड्रॉप, और ये पहला बबल, और इसके बीच में लिक्विड भी है और इसके बीच में वेपर भी है। ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, इसको, ये जो कर्व का ऊपर वाला हिस्सा है इसको बबल पॉइंट कर्व कहते हैं, बुलबुला बिंदु वक्र। और नीचे वाले को बूंद बिंदु वक्र बोलते हैं, ड्यू पॉइंट कर्व। ड्यू मतलब होता है बूंद, बुलबुला बिंदु कर्व वक्र, और बूंद और बुलबुला। तो यह है बुलबुला बिंदु वक्र, क्या नाम है यार ये है बूंद बिंदु वक्र, ऐसे। ठीक है, गॉट इट। ये पूरी तरह से लिक्विड के लिए है ना ये वाला, क्योंकि ये अपन ने x से xb के हिसाब से बनाया है, तो ये पूरी तरह से लिक्विड के लिए है, पूरी तरह से लिक्विड के लिए है। क्या ये पूरी तरह से लिक्विड के लिए नहीं है? सोचो।
जैसे आप इस दाब पर बैठे हो, मान लो इस कंपोजिशन पे बैठे हो, इस कंपोजिशन पे क्या होगा, इसके ऊपर पूरा लिक्विड, यहाँ से लिक्विड से वाष्प बनना स्टार्ट होगी और यहाँ आखिरी वाष्प बनेगी, आखिरी बूंद बचेगी, उसके बाद सारी वाष्प बन चुकी होगी। तो हर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो इस ग्राफ में कि कौन सी रेंज होगी जहाँ पे द्रव और वाष्प दोनों होंगे, 100% द्रव कहाँ पे होगा, 100% वाष्प कहाँ पे होगा। तो ये जो है ना, इसको द्रव संगठन वक्र कहते हैं। ये द्रव के संगठन को बताता है, इसको अपन लिक्विड कंपोजिशन कर्व के रूप में भी जानते हैं, या फिर लाइन भी बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं। तो द्रव संगठन रेखा बोल सकते हैं इसको, लिक्विड कंपोजिशन लाइन बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड है ना, यहीं से लिक्विड बस बदलना शुरू हो रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, लिक्विड जैसे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो लिक्विड कंपोजिशन लाइन बोलते हैं इसको। और ये वो लाइन है जो फाइनली आपको बताती है कि बस जितना लिक्विड था वो हो गया, अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वाष्प संघनन रेखा। इसको वाष्प संघनन रेखा के नाम से जानते हैं, मतलब इसको अपन वेपर कंडेंसेशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर कंडेंसेशन लाइन। देख लो, वेपर कंडेंसेशन लाइन बोल, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना होगा। कर्व भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी खास फर्क पड़ता नहीं। लिख लो, आराम से लिख लो, सारे पॉइंट ढंग से मार्क कर लेना जो भी थे। चलो अब देखते हैं कि अपन बोर्ड लेवल पे भी पढ़ते हैं और यहाँ भी इस चीज़ का महत्व है कि वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब जितना ज़्यादा होगा, क्वथनांक उतना ही कम होगा। क्या ये बात दिमाग में बैठ जाती है तुरंत? क्या हमने आपको समझाई थी ये चीज़ कि मान लेते हैं ये बाह्य दाब है, और ये वाष्प दाब का लेवल है। एक लिक्विड 1 के लिए जब इसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होगा तो ये उबलना स्टार्ट करेगा, तो इसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। तो इसको बाह्य, इसके वाष्प दाब को बाह्य दाब के बराबर ले जाने में इतना तापमान लगेगा, तो इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब मान लो किसी द्रव का वाष्प दाब कम है पहले से ही, ये लेवल है वाष्प दाब का, ये वाष्प दाब का लेवल है लिक्विड 2 के लिए। तो क्योंकि लिक्विड 2 के लिए वाष्प दाब का लेवल ऑलरेडी कम है, तो इसको उसके बराबर ले जाने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो तापमान आएगा वो और ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, TB2 ज्यादा होगा TB1। तो वाष्प दाब ज्यादा तो कम मेहनत, क्वथनांक कम। वाष्प दाब कम तो ज्यादा मेहनत, क्वथनांक ज्यादा। तो वाष्प दाब और क्वथनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना, जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा उतना कम उसका क्वथनांक होगा, क्योंकि उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर ले जाने में या बाह्य दाब के बराबर ले जाने में उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्या पॉइंट सबको समझ में आता है एवरीवन? अगर हम ग्राफ बनाने पे आ जाएं तो उल्टा नहीं हो जाएगा? जो आपने अभी ग्राफ बनाया है वो प्रेशर का बनाया है, अगर यही सेम ग्राफ आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए बनाओ या टेम्परेचर के लिए बनाओ तो पूरा ग्राफ उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा आपका ग्राफ। चलो देखते हैं। सेम ग्राफ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और सेम का सेम ग्राफ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्राफ
अगर हम तापमान के लिए तापमान को दिमाग के रख के बनाएं सेम ग्राफ, हम तापमान को दिमाग में रखते हुए बनाएं तो जिसका दाब ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ए का, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट होगा। शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब ज्यादा, इसका ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बी का। अच्छा, अब ऐसे देखो, ऐसा ग्राफ बनेगा इस, सब उल्टा हो जाएगा, पूरे ग्राफ में हर एक चीज उल्टी हो जाएगी। अच्छा, उस ग्राफ में इसके ऊपर क्या था, पूरी तरह से लिक्विड, यहाँ पे इस ग्राफ में ऊपर क्या होगा, वाष्प, वेपर। उसमें इसके नीचे क्या था, वाष्प, इसमें इसके नीचे क्या होगा, फिर सही तो है। इस पॉइंट के ऊपर उबलना स्टार्ट होगा ना, तो इस पॉइंट के ऊपर वेपर, इस पॉइंट के नीचे लिक्विड, सही तो है। अच्छा, इसमें कौन सा ड्यू पॉइंट वक्र होगा और इसमें कौन सा बबल पॉइंट वक्र होगा, उसमें बबल पॉइंट कौन सा वाला था, उसमें बबल पॉइंट था ऊपर वाला, है ना, इसमें ये होगा बबल पॉइंट, तो ये बबल पॉइंट वक्र होगा। एग्जाम में पूछ लेगा तो आना चाहिए ग्राफ समझ में हर किसी बच्चे को। और यहाँ पे ये होगा आपका, इसका मतलब क्या है, कौन से हिस्से में दोनों लिक्विड, मतलब कौन से हिस्से में लिक्विड भी होगी और वेपर भी होगी, ये बताओ, कौन से हिस्से में लिक्विड भी होगी वेपर भी होगी, तो इस हिस्से में लिक्विड भी होगी और वेपर भी होगी, ऐसा हम बोल सकते। ये लिक्विड और इस पॉइंट पे लास्ट पॉइंट के बाद वेपर। एक बात, दोनों ही वक्र रेखीय नहीं होंगे, यहाँ पे, यहाँ तो एक वक्र रेखीय था, एक ऐसे था, यहाँ दोनों ही रेखीय नहीं होंगे, रेखीय को बोलते हैं लीनियर। दोनों वक्र लीनियर नहीं होंगे, दोनों के दोनों ही लीनियर नहीं। बोलो नोट। इसकी तरह फेजर डायग्राम की तरह, नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है देखने में कि हाँ लिक्विड, लिक्विड है, वाष्प है, काइंड ऑफ, बट फेजर डायग्राम सॉलिड लिक्विड गैस के लिए है, ये लिक्विड वाष्प ऐसे है, फीलिंग सेम दे रहा है बट ऐसा चीज को फेजर डायग्राम नहीं बोल सकते। चलिए, अब एक बात बहुत नोट करने वाली है, सब बच्चे उस बात पे ध्यान देंगे। इधर देखो, ये प्योर लिक्विड ए है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसके नीचे प्योर लिक्विड मिलेगा, इसके ऊपर ये लिक्विड गैस फॉर्म में होगा, यहाँ पे ये प्योर लिक्विड बी मिलेगा, इसके ठीक ऊपर वो गैस फॉर्म में होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक दोनों लिक्विड है, यहाँ दोनों गैस है, इस बीच में इस जगह पर दोनों उबलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दोनों उबलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से दोनों उबलना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 धीरे, फिर एक उबल जाएगा, दूसरा उबल जाएगा, एक उबल जाएगा, दूसरा रह जाएगा, यहाँ जाकर के दोनों उबल जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज में
द्रव ए और द्रव दो दोनों उबलेंगे। मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर अलग से द्रव ए है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ये रहा। इसके नीचे वो लिक्विड है, उसके ऊपर वो गैस है या वेपर है, चलो गैस शब्द अभी यूज करना ठीक नहीं लग रहा है, वेपर है, डन, सिंपल। पर क्या ऐसा है यहां पर, जब उन दोनों को आपने विलियन में डाल दिया तो फिर ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे उबलेंगे। विलियन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। विलियन का बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में आता है, पहले ए उबलेगा फिर बी उबलेगा, या फिर पहले बी उबलेगा फिर ए उबलेगा, दोनों की वाष्प धीरे धीरे बनेगी, फिर दोनों पूरे उड़ जाएंगे। क्या हम इस प्रिंसिपल को प्रभाजी आसवन में यूज नहीं करते हैं? प्रभाजी आसवन पढ़ रखा है आप लोगों ने बचपन में, जब दो द्रव अलग अलग क्वथनांक के होते हैं तो जो पहले उबल जाता है उसको अलग इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पीछे से दूसरा उबलता हुआ आता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, अगर आपने लिक्विड ए लिया है, केवल ए, तो वो मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल गया। आपने लिक्विड बी लिया तो वो कितने पे उबलेगा, मान लेते हैं 40 डिग्री पे अलग से उबलता था। तो अब क्या होगा, अब ना ए 20 पे उबलेगा ना बी 40 पे उबलेगा, उन दोनों को मिक्स करने के बाद उनका विलयन एक रेंज आएगी उसकी, कि 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में, ऐसा कुछ, या 20 से लेके जो भी रेंज आ रही है, अभी उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, बट एक रेंज आ रही है, देखो ना यहाँ पे क्लियरली एक रेंज दिख रही है, क्लियरली अलग अलग संगठन के ऊपर अलग अलग रेंज आ रही है। जैसे यहाँ पर इस रेंज के बीच में दोनों उबलेंगे, यहाँ पर इस रेंज के बीच में, इस दाब के हिसाब से देखें, इस संगठन पे देखें तो इस रेंज में। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर शुद्ध द्रव होता है तो वो एक नियत ताप पर उबलता है, पर एक आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन का कोई नियत क्वथनांक नहीं होता, इसके बाद क्वथनांक की एक रेंज होती है, परास होता है, उसके बीच में इसके सारे संगठन उबलते हैं। जाना ये बात, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो या तीन द्रवों को आप मिक्स कर रहे हो तो सब एक साथ एक पॉइंट पे कैसे उबल सकते हैं? वहां तो एक रेंज आएगी ना, कि उस रेंज के बीच में वो तीनों अपने अपने हिसाब से उबलेंगे, वही रेंज ये दिखा रहा है, ये कर्व वही रेंज दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, केटी वगैरह में और पढ़ेंगे इसको डिटेल में अपन। तो लिखते हैं, एक शुद्ध द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, मतलब फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। परंतु 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 एक आदर्श विलयन का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वहाँ एक परास होती है, एक रेंज होती है। परंतु एक आदर्श विलयन का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। इनके लिए एक परास या रेंज होती है, के लिए एक परास या रेंज। लिख लो। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तो हेडिंग लगाएं अनादर्श विलयन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लास 12th की सारी बातें यहाँ पे रिपीट हो जाएंगी एक साथ। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, ध्यान से सुनना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। 12th क्लास का सब कुछ याद है ना आप लोगों को? अभी तुरंत ताजा ताजा भूले तो नहीं होगे? सब कुछ ही याद होगा ना? ठीक है। तो वे विलियन, मेरा काम है वो चीजें बताना तुमको नहीं आती हैं, जो तुम्हें आती हैं उसको थोड़ा जल्दी बता सकते हैं। वे विलियन जो राउल्ट के नियम की, वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। अब हम एक टेबल के थ्रू इनके बीच का अंतर देखेंगे। हम एक टेबल बना रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बना सकते हो। यहाँ हम ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलियन की बात हम लोग कर रहे हैं। इस तरफ हम पूरा ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अर्थात अनादर्श विलियन। ठीक है, इसके भी हम दो पार्ट्स कर रहे हैं। इधर है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, याद आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और इधर आता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये अलग अलग अंतर देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, अपन ने ए और बी को मिक्स किया, द्रव ए को और द्रव बी को मिक्स किया। ए और बी में जिस प्रकार का बल है वो बल बिल्कुल वैसे ही है जैसे उनको मिक्स करने के पहले थे। मतलब ना तो किसी प्रकार का कोई आकर्षण हुआ, ना किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण हुआ। जैसे अपने दोनों द्रव को मिक्स किया, द्रव ए को द्रव बी में मिक्स किया, तो जैसे इधर देखते हैं, ये आपके पास मान लेते हैं द्रव ए है, ये द्रव ए है, तो उसमें जो आकर्षण है वो ए आकर्षण है। उसके अंदर आपने मिक्स किया द्रव बी को, तो उनमें जो आकर्षण है वो बी बी आकर्षण है। मिक्स करने के बाद विलयन बना ए बी,
तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाले आकर्षण और ये वाला आकर्षण लगभग बराबर है। तो ना तो किसी प्रकार का कोई ज़्यादा आकर्षण हुआ, ना कोई प्रतिकर्षण हुआ, जैसा पहले था लगभग-लगभग आकर्षण वैसे का वैसा ही है। तो लिखें ए और बी बल लगभग ए व बी के बराबर है। मतलब ए और बी आकर्षण लगभग बराबर है ए बी आकर्षण के। ना किसी प्रकार का कोई आकर्षण, ना किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण। धनात्मक विचलन में क्या होता है? ए और बी बल मतलब इसके बीच का जो बल है ए बी बलों से दुर्बल होता है। मतलब ये बल ज्यादा है ए और बी बल से। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें इसका उल्टा होता है, ये वाला बल ज्यादा है। ऐसा आप बोल सकते, ये कहानी है। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ये राउल्ट के नियम की पालना करते हैं और इनके साथ क्या है? ये राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, दोनों ही नहीं करते। ऐसा है। अच्छा, एक बात बताओ, राउल्ट के नियम की पालना करेंगे तो क्या होगा? जो टोटल प्रेशर है जो आप चाहते हो होगा एक्सपेक्टेड, वो किसके बराबर होगा? P1 नॉट x1, ए भी है क्या? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी के बराबर आएगा। यहाँ टोटल प्रेशर ऐसे आएगा, इधर ध्यान दो। ये ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल प्रेशर जो एक्सपेक्टेड है वो बराबर आएगा जो राउल्ट के नियम से प्रेशर आना चाहिए। इधर क्या होगा? अब काम की बात सुनना सब बच्चे, यहाँ क्या होगा? आकर्षण बल बाद में दुर्बल हो गए हैं, देख रहे हो परिभाषा के हिसाब से? आकर्षण बल बाद में दुर्बल हो गए हैं। अगर बाद में आकर्षण दुर्बल हो गया है मतलब इधर आकर्षण ज्यादा था, इधर आकर्षण ज्यादा था, ए और बी को मिलाने से पहले उनमें बल ज्यादा मजबूत थे। जैसे ही उनको मिलाया बल क्या हो गए? कमजोर हो गए। बल अगर कमजोर हो गए तो दोनों फ्री हो जाएंगे, दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है, बढ़िया से जाकर के उड़ेंगे, उड़ेंगे तो वाष्प बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे तो दाब ज्यादा आएगा, मतलब वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप या इसको एक्सपेक्टेड की जगह लिखो प्रेक्षित, क्योंकि एक्सपेक्ट तो हम कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसकी बात है ना। एक्सपेक्टेड तो ये है, प्रेक्षित लिखो इसको। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रेक्षित दाब होगा ना
वो राउल्ट के दाब से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि बाद का आकर्षण कम हो गया है। सर आकर्षण कम होने से क्या फायदा हो रहा है? आकर्षण कम होने से जो ए और बी हैं वो ज्यादा उड़ पाएंगे, ज्यादा उड़ेंगे तो वाष्प बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे तो वाष्प ज्यादा आएगा। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? पक्का? ठीक है, चलो तो ऐसा लिख सकते हैं कि पी प्रेक्षित जो है वो ज्यादा आएगा पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ऐसा होगा। इसको हम कह सकते, यस वी कैन से दैट डेफिनेटली। अच्छा इधर क्या होगा सोचो। सर ए बी का बल प्रबल है, मैंने इसको लिखना भूल गया था लैंग्वेज वैसे, तो ए और बी बी से ज्यादा प्रबल बल है ए बी का, तो ए बी का बल ज्यादा प्रबल है। अच्छा इससे क्या हो रहा है सुने, ए बी का बल ज्यादा प्रबल है मतलब बाद में आकर्षण ज्यादा मजबूत हो गए, तो अगर बाद में आकर्षण ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वाष्पन कम होगा। बाद में आकर्षण अगर ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो वाष्प में बढ़िया से नहीं बदल पाएगा, वाष्पन कम होगा। वाष्पन कम होगा तो क्या होगा सर? सोचो, अगर वाष्पन कम होगा तो दाब कम आएगा, मतलब जो प्रेक्षित दाब आएगा वो कम आएगा राउल्ट के दाब से, मतलब प्रेक्षित दाब कम आएगा पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स पी। पक्का? ठीक, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं बोर्ड की। अब इधर आ जाओ, अब कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हारे थोड़ी सी अभी तुम्हें याद ही करनी पड़ेंगी। डेल्टा जी मिश्रण की, मिश्रण का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, मिश्रण का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, मिश्रण का डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, मिश्रण है डेल्टा जी इसके लिए भी नेगेटिव होगा। सर ये कब पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ेंगे इसी साल पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंट्रोपी होती है एक, एंट्रोपी का नाम सुनते हैं बच्चे, एंट्रोपी एक चीज होती है, लिक्विड प्लस लिक्विड को मिक्स करते हैं ना तो एंट्रोपी पॉजिटिव ही आएगी, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगी। डेल्टा एक्स मिश्रण जो है अगर ऐसे अपन लिक्विड लिक्विड मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, तो डेल्टा एक्स मिश्रण जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी डेल्टा एस मिश्रण जो है वो पॉजिटिव ही होगा। इसको बोर्ड में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है ज़्यादा। डेल्टा एस मिश्रण जो है वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, डेल्टा एस मिश्रण पॉजिटिव होगा। अब डेल्टा एच की बात करते हैं। देखो, जितना आकर्षण पहले था उतना ही आकर्षण अभी है, तो आकर्षण मतलब अन्योन्य क्रिया जितनी हर्ष पहले थी उतनी अभी है, ना किसी प्रकार का कोई आकर्षण हुआ ना किसी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण हुआ, तो ना तो ऊर्जा देनी पड़ी ना ऊर्जा बाहर निकली, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिश्रण 0 होता है, और इसको बोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। देख के तुरंत हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, हाँ ये हमारा सुना हुआ है, ये तो हमने देखे ही नहीं कभी, कोई बात नहीं, और इन दो में टेंशन भी नहीं है, पूरे में सेम ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा, डेल्टा एच मिश्रण, देखो यहाँ पे क्या है ना, प्यार मोहब्बत है नहीं, आकर्षण कम हो गया है, तो जिन लोगों में प्यार मोहब्बत नहीं होती ना उनको पास रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, तो ये होता है डेल्टा एच मिश्रण यहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब इनको पास में रखना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा क्षेपी है। अब यहाँ पे बढ़िया सवाल बनता है, बढ़िया कंसेप्ट भी है। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, दो लोगों को आपस में मिला रहे हैं और वो
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, तो विलयन ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा? ऐसे दो लोगों को आपस में मिक्स किया, वापस से ऐसे दो लोगों को आपस में मिक्स किया जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएगा विलयन या ठंडा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा कितने लोग? ठंडा हो जाएगा कितने लोग? ठंडा हो जाएगा ऐसा लविश को क्यों लगता है? आज या तो ये क्लास में रहेगा या हमेशा के लिए क्लास से बाहर जाएगा। हाँ लविश। ठंडा क्यों होगा? तो उसमें तो प्लस है ना, ऊर्जा तो हमें देनी पड़ रही है। ठंडा कैसे होगा? अमन, रुको एक मिनट रुको। आज सबके सामने जवाब देना पड़ेगा नहीं। स्पॉटलाइट अमन के ऊपर। हाँ बताओ, तुमने ऐसा जवाब क्यों दिया? और मैं बोलूँ एनवायरमेंट से एनर्जी नहीं दूंगा तो कहाँ से लेगा? लेनी पड़ेगी। और नहीं लेने दूंगा तो मिशन। अच्छा, तो ठंडा होगा गर्म होगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। लविश, सही कह रहे थे आप। अमन आप भी सही कह रहे हो। एक्चुअल में बात यह है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या है? डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब यह है कि वहां पर ऊर्जा लगेगी उस मिश्रण को मिक्स होने के लिए। तो जैसे मान लो आपने द्रव ए लिया, द्रव बी लिया, द्रव ए को डाला, द्रव बी को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में उनको मिक्स, उनमें आकर्षण नहीं है, वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, तो आसपास के माहौल से ऊर्जा लेकर के वो फिर साथ में रहेंगे। तो आसपास के माहौल से ऊर्जा लेंगे तो आसपास का माहौल ठंडा हो जाएगा ना, तो इसलिए ठंडा वहां पे गिलास ठंडा हो जाएगा। ये वाली चीज। तो खुद के कॉन्फिडेंस, सवाल पे कॉन्फिडेंस रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो आपका ग्लास है वो कूल हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलिंग होगी। ऐसे कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। हम अपन को क्या लगता है, देखो आप समझो, ये वैसा नहीं है कि आपने माचिस ली और आपने कागज को जला दिया, तो कागज को जो आप जला रहे हो तो कागज दहन होकर के अपने अंदर से ऊष्मा बाहर फेंक रहा है, तो बाहर का वातावरण गर्म हो रहा है, तो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया में वहां पे गर्मी मिल रही है, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे हम दो विलेन को मिक्स कर रहे हैं, तो विलेन का मिक्स होना एक ऊष्मा शेपी प्रक्रम है। आसपास की ऊर्जा लेकर के वो मिक्स हो रहा है, तो आसपास ठंडक कर रहा है। ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी, है ना? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। डेल्टा एच पॉजिटिव तो उसके लिए भी है जब फ्लेम चल रही है, वहां भी हीट बाहर ही निकल रही है ना। पर सिस्टम और बंदे के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है। खैर एंथैल्पी, एनर्जी, वेपर, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी अपन थर्मो में ज़्यादा नहीं जाएंगे, एक बार चले गए तो निकल नहीं पाएंगे। बट मोटी मोटी बात याद रखें कि यहाँ पे आपको ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव है और कूलिंग होगी, ऐसा है। साइन कन्वेंशन पे भी ज़्यादा बात नहीं कर। ठीक है, व्हाट अबाउट हियर, क्या कहना चाहोगे डेल्टा एच मिक्स के लिए? सर ये तो बड़ा प्यार मोहब्बत है इनके बीच में, ये तो चाहते हैं साथ में रहे, तो ये तो आपस में आकर्षण करेंगे, आकर्षण करके ऊर्जा बाहर निकालेंगे, आपस में आकर्षण करेंगे, ऊर्जा बाहर निकालेंगे, इनकी खुद की ऊर्जा कम होगी, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा यहाँ पे। यहाँ पे इनको ऊर्जा दे के हमें साथ रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो ये खुद ऊर्जा बाहर निकाल रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा कम हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा बाहर फेंकेगा। ऊष्मा, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था ना, शेपी थोड़ी होगा, शोषी होगा।
शोषी ले रहा है ना बाहर से ऊष्मा, ऊष्मा शेपी तो ये है। अमन अभी भी तुम्हारा आंसर सही है? आ गया, अभी भी आंसर वही है ना तुम्हारा जो पहले था? यहाँ तो इसको देख के तो नहीं किया था ना ठीक है। ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शेपी बाहर से एनर्जी ले नहीं रहा है, बाहर दे रहा है एनर्जी। कैसे? अगर अपन विलियन की बात करें, ये हमारा विलियन है, तो ये जो हमारा विलियन है, इस विलियन के साथ क्या हो रहा है, ये विलियन को आपने मिक्स किया ए और बी को। वापस समझाता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, आपने ए और बी को मिक्स किया, वो दोनों आपस में साथ में रहना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, उनको रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, उन्होंने ऊर्जा खींची और फिर साथ में रहने लग गए। तो जहां से उन्होंने ऊर्जा खींची वहां ठंडक आ जाएगी, तो विलेन ठंडा हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है, इधर वो साथ में रहना चाहते हैं, तो दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, आकर्षण में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो दोनों साथ में रहना चाहते हैं, आकर्षण हुआ, ऊर्जा बाहर निकली, उस ऊर्जा ने जाकर के विलियन को गर्म कर दिया। तो उस गिलास को टच करोगे, गिलास गर्म मिलेगा आपको, तो यहाँ पे हीटिंग होगी। यहाँ पे हीटिंग होगी, तो कहाँ कूलिंग होगी, कहाँ हीटिंग होगी? एवरीवन क्लियर? ग्राफ बना लें। मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, ये पी ए नॉट को बता रहा है, ये पॉइंट पी बी नॉट को बता रहा है। अच्छा, ऐसे ये बढ़ रहा है, ये तो ग्राफ था, ये था पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, ये था पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, ये था पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी। ऐसा ग्राफ था। अब इसमें हर वैल्यू ज़्यादा आएगी, हर वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसका ग्राफ हर जगह ऊपर आएगा, इधर भी ऊपर आएगा, इधर भी ऊपर आएगा, इधर भी ऊपर, ये टोटल ज़्यादा होगा। इस ग्राफ में हर चीज़ ऊपर की तरफ आएगी, ये हम बात कर चुके थे ना, मतलब ये राउल्ट के नियम से ज़्यादा आएगा, पूरी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये चीज़ ना, ये इधर पूरी वैल्यू कम आएगी। पूरा लिखना है, पूरा लिख लो, पी ए प्लस पी बी से बड़ा छोटा, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते। चलो साहब इधर आओ, अब हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड में जो पढ़ाऊंगा वो अच्छे से याद रख के जाना एग्जाम में, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस आपको इसी पे बेस्ड मिलेंगे, चाहे वो शीट के अंदर हो, चाहे वो कैप्सूल बुक में हो, चाहे वो एग्जाम में हो, चाहे वो आपके टेस्ट में हो। टेस्ट है आपका, है ना, मेंस और नीट का, 1-2 दिन बाद तैयार है ना उसके लिए। ये जनरली वो लोग दिखाते हैं जिनमें एक समान प्रकृति का एक समान आकर्षण होता है, मतलब जिसमें एक जैसा आकर्षण होता है ना, वो इस प्रकार का आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं।
जिसमें एक जैसा आकर्षण होता है, सिमिलर अंतराण्विक आकर्षण होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना, एक समान अंतराण्विक आकर्षण होता है, वो ये बनाते हैं। अब इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जो आप याद रख सकते हो, जैसे बेंजीन और टोल्यूइन में लगभग एक जैसा होता है आकर्षण, बेंजीन प्लस टोल्यूइन जनरली आदर्श विलीन बनाते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार बुक्स में है भी और दिया भी जाता है। और सेम नेचर चाहिए तो हेक्सेन हेप्टेन ले लो, है ना, इनका नेचर भी सेम होता है। तो कहोगे लगभग लगभग इनका नेचर सेम है, तो ये भी ऐसे ही करते हैं। एक बेंजीन के ऊपर Cl ले लो, बेंजीन के ऊपर Br ले लो, तो ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये इसके एग्जाम्पल्स ये वाले होते हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लगभग लगभग एक जैसा आकर्षण देखने को मिल रहा है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, इसमें तो अल्कोहल के एग्जाम्पल्स भरे होते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमको मैक्सिमम एग्जाम्पल्स अल्कोहल के मिलते हैं, जैसे C2H5OH प्लस अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया, इसमें पानी मिला दो। राउल्ट के नियम से धनात्मक मिश्रण, आप एसीटोन और अल्कोहल को मिक्स कर लो, एसीटोन को नहीं, आप मिक्स कर लो एसीटोन, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो C2H5OH, C2H5OH प्लस ये कर सकते हो, और एथेनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म को भी मिक्स कर सकते हो, ये भी इसी एग्जाम्पल कैटेगरी में आता है। और किसको मिक्स कर सकते हो, आप इसके साथ हेक्सेन भी मिक्स कर सकते हो, ये सब राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ही प्रदर्शित करते हैं। ओके, एक एग्जांपल और है, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, तो ये सारे के सारे जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, इसको अच्छे से सब याद रखना, लिख लो। नेगेटिव डेविएशन में बाद में आकर्षण बढ़ जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं जिसमें बाद में आकर्षण भयंकर बढ़ जाए, भयंकर मतलब भयंकर, इतना ज्यादा आकर्षण बढ़ जाए कि वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दे। अब आप कार्बोक्सिलिक ले लो, RCOH का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है कार्बन समूह। आप कोई एसिड ले लो, जैसे कि आप HNO3 ले लो, आप एसिड के तौर पे H2SO4 भी ले सकते हो, कोई भी एसिड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने H2SO4 ले लिया, आप HCl ले लो, लगभग जितने भी एसिड हैं, ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, इनको जब पानी के साथ मिलाओगे तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन ही प्रदर्शित करेंगे। हो गया, चलो ठीक है। कुछ इशू आ गया था, चलो। हाँ, तो कोई भी एसिड ले लो, आप किसी भी एसिड को पानी में डाल दो तो यही बनाएगा। एक बड़ा शानदार एग्जांपल है CSCl3 और एसीटोन का, अच्छे से याद रखना है, बहुत फेमस एग्जांपल है। देखो CSCl3 एथेनॉल के साथ में और CCl4 के साथ में बनाता है धनात्मक विचलन, और आपके एसीटोन के साथ में बनाता है ऋणात्मक विचलन, और ऐसे बेंजीन भी करता है। बेंजीन के ऊपर एनिलीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन भी ऐसा ही करता है। एसीटोन के साथ में ये भी बनाता है आपका धनात्मक विचलन।
इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी काम के भी हैं और इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। इन दोनों का रीज़न मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। ये तो क्लियर ही है, एसिड पानी के अंदर ऑब्वियस सी बात है आकर्षण होगा। तो जैसे ही एसिड को पानी में डालोगे, ये आयन्स में अलग-अलग हो जाएगा। आयन्स में अलग होकर के आयन-आयन आकर्षण चालू हो जाएगा और आयन-आयन का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो सही है वो चीज़। ठीक है? मेरी वॉइस आ रही है ना सबको क्लियरली? आवाज़ नहीं आ रही? हेलो? हेलो, हेलो? अब आ रही है? वॉइस आ रही है अब? अच्छा, ठीक है। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम चल रही थी यार, पता नहीं अभी तक भी चल रही है क्या? चलिए, ठीक है अभी? मैं ये बोल रहा था, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। CaCl3 एसीटोन के साथ में बनाता है ऋणात्मक विचलन और अपने एथेनॉल के साथ में और CCl4 के साथ में बनाता है धनात्मक विचलन। इनके बीच में आकर्षण कैसे बढ़ा अगले पेज पे समझेंगे। इसको समझ लो। ये सब एसिड है। जैसे ही एसिड को अपन पानी में डालते हैं, वैसे ही आयनों में टूट जाता है H+ आयन और फिर आपका SO4 2- आयन। आयनों का पानी के साथ बहुत मजबूत आकर्षण होता है। तो मजबूत आकर्षण, ज़्यादा आकर्षण हो गया ऋणात्मक विचलन। क्योंकि ऋणात्मक विचलन में आपको बाद में आकर्षण ज़्यादा चाहिए। यही तो है कि बाद में आकर्षण ज़्यादा हो रहा है। तो बाद में आकर्षण कैसे ज़्यादा हो रहा है? जैसे ही आयनों में टूटा, आयनों में टूटते ही इसने आकर्षण ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी। ऐसे। अब इनके रीज़न अपन अगले पेज पे समझ रहे हैं, यहाँ तक कॉपी सबने कर लिया हो। ठीक है? चलो तो जैसे CHCl3 की बात चल रही थी ना, ये है CHCl3, ये है CHCl3 और हम बनाते हैं एसीटोन। तो एसीटोन कैसा दिखता है? ये है एसीटोन। ये हाँ, देखो Cl का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 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 ये इससे खींचेगा। तो हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। इस प्लस में और इस ऑक्सीजन में आकर्षण होगा। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए इनमें आकर्षण बढ़ जाता है और ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा आकर्षण है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो H बॉन्ड के आसपास का आकर्षण है। यह आकर्षण H बॉन्ड जैसा है। H बॉन्ड जितना शानदार आकर्षण है, इसलिए ऐसा होता है। सिमिलरली एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन में भी ऐसा ही है। नाइट्रोजन के ऊपर NH2 है, तो नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, वही विद्युत ऋणात्मकता के कारण। और जो ऑक्सीजन है एसीटोन में, वो पार्शियल नेगेटिव हो रहा है, बढ़िया आकर्षण। इसीलिए ये प्रदर्शित कर रहा है राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन? राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, ऐसा हम बोल। ठीक है, डन है एवरीवन? चलो, अब आज है हमारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट। 3-4 दिन से हमें बेड रेस्ट कहा गया था, आराम करने के लिए कहा गया था, जो हमने किया नहीं। 8 घंटे की क्लास की जगह 4-5 घंटे की क्लास करी, बस इतना ही। एक एक क्लास कॉम्प्रोमाइज़ करी। अब देखते हैं आज रिपोर्ट्स वगैरह क्या रहती हैं, उसके हिसाब से आगे के प्लान बनेंगे। जहाँ तक है ठीक ही लग रहा है, तो सब कुछ ठीक है। दिखा देते हैं फिर भी एक बार। तो इसको रिवाइज़ करके आओगे आप और कंप्लीट रिवीजन करना है पूरा, जितना पढ़ाया है वो सबका। यहाँ से ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब चैप्टर में अब जो पढ़ोगे ना वो आसान लगेगा आपको। अब चैप्टर में आसान चीज़ें ज़्यादा आएंगी। अभी तक वेपर प्रेशर और वो जो चीज़ें थी ना उनको दिमाग में बिठाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है,
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत जल्दी समझ में आती है अगर वेपर प्रेशर अच्छे से आता है तो, अगर राउल्ट का नियम समझ में आता है तो। वहां तक का रिवीजन अगर शानदार किया हुआ है तो चैप्टर आगे का बहुत स्मूथ है, और डिपेंड करता है कि तुमने कितना अच्छे से रिवीजन किया है। तो कल आने से पहले अच्छे से रिवाइज करके आना, और आज राउल्ट के नियम की डीपीपी देंगे आज या कल तक, उसको सॉल्व कीजिएगा। जो टेस्ट है उसमें राउल्ट का नियम पूरा आएगा, राउल्ट के नियम तक सारा कंप्लीट आएगा। तो टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। टेस्ट या तो संडे को होगा या मंडे को हो सकता है, दोनों में से एक दिन टेस्ट रहेगा। फिर मन बोलो, एक मिनट बोलिए, क्या कह रहे हो? सीवी हाँ कर सकते हो, कर लो, अब राउल्ट लॉ तक पूरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। राउल्ट लॉ कर लो, वेपर प्रेशर कर लो, कोई समस्या नहीं है। ऐप में भी अपलोडेड है, कर लो। और जो ऐप में मैं कुछ शीट्स अलग भी डलवा रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया कि आपको कुछ अलग से भी शीट्स मिल रही हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स में डीपीपी नंबर 5 चेक करना है एक बार जा करके, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मिरर के, सीबी से अलग। तो हम इस बार एक्स्ट्रा सवाल भी दे रहे हैं क्योंकि कुछ ड्रॉपर्स बच्चे बहुत मेहनत करना चाहते हैं, तो हम थोड़े सवाल और भी दे रहे हैं उनको। तो जिनका बेसिक हो जाता है सीबी, एक बार एक्स्ट्रा डीपीपीज भी कर लिया करो। ऐसे राउट लॉ की सीबी कर लो, फिर राउट लॉ की मैं एक डीपीपी और दूंगा आपको, या तो शायद अपलोड हो गई होगी, नहीं तो हो जाएगी, तो उसको भी अलग से करना है। और इस तरह के जो एक्स्ट्रा अपलोड होते हैं उनके सॉल्यूशन भी साथ में टेक्स्ट सॉल्यूशन अपलोड हो रहे हैं। सीबी के भी हम टेक्स्ट सॉल्यूशन जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप अटको नहीं, चलता रहे आपका काम। ओके, बाकी सवालों की प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, सुनने को नहीं है। सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, रोज़ टाइम दो, टेस्ट को सीएससी लो, वगैरह वगैरह। आशा बैच के बच्चों को टेस्ट देना है, 8वीं बैच के बच्चों को टेस्ट देना है, दोनों का टेस्ट रहेगा। और टेस्ट का सिलेबस पूछने की जरूरत नहीं होगी ना अब तो, जितना पढ़ा दिया सब आएगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी आएगा। यही का टेस्ट है ना, तो जो पढ़ा है वो तो आता ही आता है हर बार, जो नहीं पढ़ा वो भी आएगा, ताकि आपको आदत रहे कि हाँ 20-30% सरप्राइज भी होता ही है जेई में। सरप्राइज तो मिलेगा जेई, और इस बार नीट का भी टेस्ट होगा, प्रॉपर नीट के पैटर्न पे 45 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में। तो नीट का प्रॉपर नीट का टेस्ट, जेई का प्रॉपर जेई का टेस्ट। तो नीट के बच्चे को अपने टेस्ट में 600 से ऊपर, 650 से ऊपर स्कोर करना है, 700 नंबर तक स्कोर करने, अगर पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। कुछ बैकलॉग वगैरह है तो फिर 550 तक टारगेट करो, 600 तक टारगेट करो। अगर कोई बैकलॉग नहीं है तो दिन रात एक करके पढ़ो, सब कुछ खत्म करो पूरी सीबी सिस्टमेटिकली। 700 नंबर से ऊपर आने चाहिए, 700 से ऊपर। वो टॉपर को मैं टॉपर नहीं मानता जिसके 700 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे, और इधर अगर तुम्हारा मार्क्स आ रहे हैं तो इधर तुम्हारे 300 के आसपास नंबर आने चाहिए जेई में, तब तुम टॉपर हो। अदरवाइज अंधों में काना राजा बनने का कोई मतलब नहीं है, समझ गए?